नमस्कार, मेरा नाम रविशंकर है और ज्योतिष सीखने की आपकी इस यात्रा में मैं आपका साथी हूँ। ज्योतिष के इस कोर्स में मेरा उद्देश्य ये रहेगा कि मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में ज्योतिष सिखा सकूं। इसलिए इस कोर्स में हम दैनिक बोलचाल की भाषा का ही उपयोग करेंगे, जिससे ज्योतिष को समझना हमारे लिए आसान हो जाए। आज हमारी ज्योतिष की पहली क्लास है। ये इंट्रोडक्शन क्लास है। तो इस क्लास में हम लोग बात करेंगे कि ज्योतिष क्या है, ज्योतिष का महत्व क्या है, हमें ज्योतिष क्यों सीखनी चाहिए, क्या ज्योतिष का उपयोग कर कर हम अपने जीवन में आने वाली हर समस्या का हल निकाल सकते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे कि एक अच्छे ज्योतिषी के गुण क्या होते हैं। इसके बाद हम लोग सॉफ्टवेयर की मदद से जन्म कुंडली बनाना सीखेंगे और उस सॉफ्टवेयर को यूज कैसे करते हैं ये देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की पहली क्लास। अब हम लोग बात करते हैं कि ज्योतिष क्या है। देखिए, ज्योतिष जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है ज्योति प्लस ईश। अगर हम ज्योति की बात करें तो ज्योति का मतलब होता है प्रकाश और ईश का मतलब होता है ईश्वर। तो ज्योतिष ये एक ऐसी विद्या है जिसकी मदद से आप ईश्वर के करीब जाते हैं, या फिर हम कहें आप इस प्रकृति को, आप इस ईश्वर को समझने की चेष्टा करते हैं। ज्योतिष हमें ऐसी ऐसी चीजें देखने की और समझने की शक्ति देता है जो एक आम आदमी की कल्पना के परे है। यानी कि एक जो आम आदमी है वो इस बारे में सोच भी नहीं सकता कि क्या ऐसा भी हो सकता है। ज्योतिष को जो है हम वेदों का अंग कहते हैं। अगर हम ज्योतिष की बात करें कि ज्योतिष की उत्पत्ति कब हुई थी, ज्योतिष कितना पुराना है, तो इसका कोई सीधा सीधा उल्लेख, कोई सीधा सीधा प्रमाण हमें देखने को नहीं मिलता। लेकिन हिंदू धर्म में जो सबसे पुराने ग्रंथ हैं, जो वेद, जिनको हम वेद कहते हैं, वेदों में भी आपको ज्योतिष का उपयोग, ज्योतिष का इस्तेमाल देखने को मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि असल में जो ज्योतिष है वो काफी पुराना है, वेदों के समय से है। और ये भी कहते हैं कि अगर आप वेदों को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो इन 6 अंगों को आपको समझना होता है। ये जो 6 अंग होते हैं इनको वेदांग कहते हैं। ये होते हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ज्योतिष को वेदों का नेत्र कहा जाता है, वेदों की आंख होता है ज्योतिष। इसलिए भी ज्योतिष को सीखना और समझना हमारे लिए जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये हमें हमारे भूतकाल के साथ साथ हमारे भविष्य में जो भी घटनाएं घटने वाली हैं उनको देखने में, उनको समझने में सक्षम बनाता है। अब हम बात करते हैं कि ज्योतिष हमें क्यों सीखना चाहिए। तो देखिए, ज्योतिष सीखने से होगा ये कि आप स्वयं को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। आप खुद के बारे में वो चीज़ें भी जान पाएंगे जो आपने कभी सोचा नहीं होगा कि नहीं यार, मेरे व्यक्तित्व में, मेरे जो पर्सनैलिटी है उसमें ये चीज़ें भी आती हैं क्या। क्योंकि कई बार क्या होता है, एज अ पर्सन अगर हम बात करें तो कई बार क्या होता है कि हमारे अंदर जो नेगेटिव चीज़ें हैं हम उनको नज़रअंदाज कर देते हैं कि नहीं, ये तो मेरा नेचर ही ऐसा है, मैं तो हूँ ही ऐसा, इस तरीके से। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपके अंदर जो पॉजिटिव चीज़ें हैं आप उन पर ध्यान ही नहीं देते। आप सोचते नहीं कि ये आपकी ताकत है, मुझे इस पर काम करना चाहिए। तो ज्योतिष से क्या होगा कि आप अपने आप को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। इसलिए हमें ज्योतिष सीखना चाहिए। दूसरा क्या है कि आप दूसरों को भी समझ पाएंगे, उनके साथ ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। और हम क्या कर सकते हैं, जब आप ज्योतिष सीख जाएंगे तो आप लोगों को उनके कर्म सुधारने में उनकी मदद करेंगे, उन्हें उचित मार्ग पर लाने की कोशिश करेंगे, उनका मार्गदर्शन करेंगे, जिससे वो एक खुशहाल जीवन जी सकें। अब आज के समय पे आप देख ही रहे हैं कि जिस तरह का माहौल है जॉब को लेकर भी या नौकरी को लेकर भी, तो लोग काफ़ी परेशान रहते हैं, मानसिक तौर पर भी परेशान रहते हैं और शारीरिक तौर पर भी काफ़ी परेशान रहते हैं। तो आप उनके इस इशू को, उनके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने में उनकी मदद कर सकते हैं, उनकी सहायता कर सकते हैं। इन 3 रीजंस की वजह से हमें ज्योतिष सीखनी चाहिए। अब यहाँ पर बस एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि हमें कभी किसी को परेशान नहीं करना, हमें कभी किसी का शोषण नहीं करना। आज के समय पे हर व्यक्ति परेशान है, या वो शारीरिक तौर पर कष्ट भोग रहा है या मानसिक तौर पर उसका मन अशांत है, या फिर वो अपने जॉब से परेशान है, अपने बच्चों से परेशान है, कहीं ना कहीं वो दिक्कत में है व्यक्ति। जब भी कोई व्यक्ति किसी ज्योतिषी के पास जाता है तो एक जो ज्योतिषी होता है, जिसको थोड़ी बहुत जानकारी है ज्योतिष की, वो भी सामने वाले आदमी के लिए ऐसी ऐसी बातें बता पाता है जो किसी और को नहीं पता होती। तो इससे जो सामने वाला व्यक्ति है वो उस पर भरोसा करने लगता है। अगर कोई ज्योतिषी किसी का भरोसा जीतकर
उसको परेशान करता है अकारण ही, उसका शोषण करता है या उससे ज़्यादा पैसा कमाने की इच्छा रखते हुए और उसको गलत चीज़ें बताता है, तो इसके दुष्परिणाम उस ज्योतिषी को भुगतने पड़ते हैं। यहाँ पर कर्म सिद्धांत काम करता है। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा, अगर आप बुरे कर्म करेंगे तो आपके साथ बुरा होगा। अब क्योंकि आप ज्योतिष सीख रहे हैं, ये एक दैव विद्या है, इसका उद्देश्य केवल और केवल दूसरों की भलाई करना ही है। तो यहाँ पर जब आप किसी का भरोसा जीत के और फिर उसके साथ गलत करते हैं, उसका शोषण करते हैं, उससे ज़्यादा पैसा कमाने की इच्छा रखते हैं, तो यहाँ पर जो आपको परिणाम भुगतने हैं वो दूसरों से ज़्यादा भुगतने पड़ेंगे। अगर एक आम आदमी किसी के साथ चीटिंग करता है, किसी को धोखा देता है, तो उसको कम परिणाम भुगतने पड़ेंगे। लेकिन एक अच्छा ज्योतिषी, एक ज्योतिषी जिसने ज्योतिष का ज्ञान लिया हुआ है और वो किसी के साथ धोखा करेगा, किसी को परेशान करेगा, तो उसको बहुत ज़्यादा परिणाम, गलत परिणाम भुगतने पड़ते हैं। तो हमारा उद्देश्य केवल यहाँ पर यही होना चाहिए कि हम अपनी और दूसरों की एक अच्छा जीवन, एक खुशहाल जीवन, एक सुखी जीवन जीने में मदद कर सकें, बस। अब यहाँ पर एक बात और आती है कि कई बार लोग बोलते हैं कि अगर मेरा भाग्य पहले से लिखा हुआ है, जो होना है वो पहले से ही निर्धारित है, तो फिर हम मेहनत क्यों करें, तो फिर ये जीवन किस काम का, है ना भाई। आप ज्योतिष चीज क्यों सीख रहे हो? क्योंकि आप भविष्य में जो आने वाली घटनाएं हैं उनका पता करना चाहते हो कि आगे चलकर मेरे जीवन में क्या होगा, ठीक है। तो अब अगर सब कुछ पहले से ही फिक्स्ड है तो फिर हम काम ही क्यों करें, है ना, फिर हम चिंता ही क्यों करें व्यर्थ की, जब पहले से ही फिक्स्ड है। तो यहां पर आपको समझना होगा फ्री विल और डेस्टिनी। फ्री विल का मतलब होता है स्वेच्छा, कि आप क्या करना चाहते हो, और डेस्टिनी का मतलब है नियति, यानी आपका भाग्य। स्वेच्छा और डेस्टिनी को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं कर्म सिद्धांत को। तो देखिए, हमारे शास्त्रों में कर्म को 3 भागों में विभाजित किया गया है, 3 भागों में बांटा गया है। पहला है क्रियायमान कर्म, दूसरा है संचित कर्म, और तीसरा है हमारा प्रारब्ध कर्म। क्रियायमान कर्म क्या होता है? क्रियायमान कर्म होता है कोई भी ऐसा काम जो आप वर्तमान समय पर कर रहे हो अपने शारीरिक या मानसिक रूप से, ठीक। जैसे मान लीजिए किसी ने आपसे बोला कि ये सामान को उठाकर वहां रख दीजिए, ये आपका शारीरिक काम हो गया। मानसिक रूप क्या हो गया? आप सोच रहे हैं किसी के बारे में, आप कुछ सोच रहे हैं मन में, यह आपका मानसिक रूप पर काम हो गया। आपके वर्तमान में, आपके प्रेजेंट में जो आप काम कर रहे हो, इसका असर आपके फ्यूचर पर पड़ता है, आपके भविष्य पर पड़ता है, और यह असर अच्छा या बुरा हो सकता है। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो आज, तो अच्छा असर पड़ेगा, अगर आप आज बुरा काम कर रहे हो तो आपके भविष्य पर बुरा असर पड़ेगा। तो क्रियायमान कर्म होते हैं आपके वर्तमान में, आपके प्रेजेंट में जो आप काम कर रहे हो वो। अब यहाँ पर एक और सवाल उठता है कि शारीरिक कर्म तो समझ में आता है कि आपने किसी काम को किया अपने हाथों से। मानसिक कर्म क्या होता है? मानसिक कर्म आप इस तरीके से समझिए कि अगर हम स्कूल में जाएं या हमारे जहां हम काम करते हैं उस जगह पर हम जाकर देखें, तो आपको कहीं ना कहीं एक आदमी तो ऐसा मिल ही जाएगा जो दूसरों की तरक्की से ईर्ष्या रखते हैं, ठीक है। उनको उस चीज से परेशानी होती है कि ये जो व्यक्ति है ये इतना प्रोग्रेस कैसे कर गया, ठीक। तो ये होता है आपका मानसिक कर्म। मानसिक कर्म में क्या होगा कि इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा तो नहीं मिलता, मतलब इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो आपको भविष्य में बहुत ज़्यादा देखने को तो नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी आप सोचिए कि आप किसी से लगातार जल रहे हो, वो भी अकारण, उसने आपके साथ कुछ भी नहीं किया है, या मान लीजिए किसी कारण से भी आप जल रहे हो, ठीक है। तो आप जो पीड़ा पहुंचा रहे हो ना, वो आप खुद को पहुंचा रहे हो। आपका जो मन है वो बार बार क्या कर रहा है, जो नकारात्मक सोच है आपकी, जो आपके नेगेटिव विचार हैं, जो नेगेटिव थॉट्स हैं, उनको बढ़ा रहा है। तो यह आपकी मानसिक अशांति का कारण बनेगा। यानी भगवान ने जीवन हमें क्यों दिया है कि हम आराम से, सुखी, शांत मन से जिएं, और वो व्यक्ति क्या कर रहा है, वो दूसरे को देखकर ईर्ष्या कर रहा है, खुद मेहनत नहीं कर रहा उतनी, लेकिन दूसरे को देखकर बोल रहा है कि यार ये इतना प्रोग्रेस क्यों कर रहा है। या मान लीजिए खुद मेहनत कर भी रहा हो, ठीक है, लेकिन हो सकता है भाई दूसरे ने ज़्यादा मेहनत की हो, तो आप सोचो कि मुझे जितना मिला उतने में मैं संतुष्ट हूँ, अब मैं आगे और मेहनत करूँगा, है ना। तो ये आपको मानसिक पीड़ा पहुंचाता है। मानसिक पीड़ा, आपको जो जीवन अपना सुख और शांति से जीना चाहिए था, वहां पर आप एक कष्ट लेकर बैठ गए अकारण ही, बिना मतलब का, ठीक है। तो ये मानसिक रूप के कर्म है जिनका आपको मानसिक तौर पर आपको परिणाम देखने को मिलेगा।
मैं सही में बात करूं, मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा भी है कि जिनके अगर नेगेटिव थॉट्स कंटिन्यू चलते रहते हैं, जो बार बार जो नेगेटिव थॉट्स के आसपास ही घिरे हुए रहते हैं, आप देखिएगा वो कभी ना खुशी को महसूस नहीं कर पाते। कोई त्योहार होगा, कहीं जाना होगा, कोई खुशी के जो माहौल होते हैं, किसी की शादी, बच्चों का जन्मदिन या खुद का जन्मदिन, तो वहां पर भी क्या होता है कि वो थोड़ा बहुत नोकझोंक कर ही लेते हैं किसी ना किसी के साथ। वो कोई ना कोई ऐसा रीजन, कोई ना कोई ऐसा कारण ढूंढ कर निकाल ही लेंगे जिस पर बहस की जा सके, जिस पर झगड़ा किया जा सके। तो वो खुद को भी अशांत कर रहे हैं और दूसरों के जीवन में तो जो कठिनाइयां वो दे रहे हैं वो तो है ही। ठीक है, तो हमें मानसिक तौर पर भी और शारीरिक तौर पर भी जो हम कर्म करते हैं उसमें सकारात्मकता, उसमें पॉजिटिविटी रखनी चाहिए। फिर आपका दूसरा जो कर्म हो जाता है वो हो जाता है संचित कर्म। संचित कर्म क्या होता है कि आपने पूर्व जन्म में जो भी कर्म किए थे और उनका रिजल्ट आपको नहीं मिला, उनका फल आपको भोगने को नहीं मिला है, तो वो आपका संचित कर्म होता है। संचित कर्म का मतलब होता है कि इसको हम लोग बोल सकते हैं बैंक में एक अकाउंट खोलना, कि ये आपके पुराने कर्म हैं जिनका फल आपको भोगने को नहीं मिल रहा है, तो ये आप भोगोगे, ये आप आगे भविष्य में चलकर या नया जन्म जब आप लोगे तो इन कर्मों को आप भोगेंगे। संचित कर्म कहाँ से बनते हैं? संचित कर्म आपके बनते हैं क्रियायमान कर्म से। आप करंट में जो भी कर्म कर रहे हैं वो एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं, उनका फल आपको टाइम टू टाइम मिल रहा है। ठीक है, तो वो जो एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं वो संचित कर्म हो गया। कर्मों का जो लेखा जोखा है वो वहां पर इकट्ठा हो रहा है। अब हमारा जो तीसरा है वो होता है प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म आत्मा के संचित कर्म का वो भाग होता है जो हमें इस जीवन में भोगना है। क्रियायमान कर्म क्या हो गया? आप प्रेजेंट में जो काम कर रहे हो। संचित कर्म क्या हो गया? आप जो काम कर रहे हो और जिनका फल आपने अभी तक भोगा नहीं है वो इकट्ठे हो रहे हैं एक जगह, तो आपको आगे चल के भोगना पड़ेगा। भाई आपने कभी कभी सुना होगा ना कि आपने जो आज काम किया उसका रिजल्ट आपको 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद देखने को मिलता है, तो ये संचित कर्म हो गए। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति जिसने कर्म किए थे लेकिन वो अपने कर्मों को पूरा भोगे बिना मर गया, और अक्सर ऐसा ही होता है क्योंकि हम आज जीवन ही कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ठीक है, तो आज हम जो कर रहे हैं इसका फल हमें आगे देखने को मिलेगा, तो वो बिना भोगे मर गया, ये संचित कर्म था। जब उस व्यक्ति ने दोबारा जन्म लिया, अब उसको कुछ एक पार्ट अपने संचित कर्मों का भोगना होगा, तो वो क्या होगा? प्रारब्ध कर्म। तो प्रारब्ध कर्म क्या हो गया? आपके संचित कर्मों का वो भाग जो आपको इस जन्म में भोगना है। तो जो हमारी जन्म कुंडली होती है वो हमारे प्रारब्ध कर्मों को ही बताती है। अब जो क्रियायमान कर्म होते हैं ना, इनमें हमें चुनने की आज़ादी होती है। जैसे मान लीजिए आपसे किसी ने कहा कि ये पानी का गिलास यहाँ से उठाकर किचन में रखाओ, तो अब ये आपकी चुनने की आज़ादी है कि आप उस गिलास को उठाकर किचन में रखने जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो यह आपका फ्री विल होता है कि आप उस चीज़ को करना चाहते हो कि नहीं चाहते। हमारी जो कुंडली है वो हमारा प्रारब्ध कर्म होता है। ठीक है, कि आपका जो संचित कर्म था उसका एक जो पार्ट है, एक जो पोर्शन है वो आप इस जन्म में भोगोगे। लेकिन जो आपका वर्तमान जीवन है, जो आप इस समय जी रहे हैं जीवन, ये आपके प्रारब्ध और क्रियायमान इन दोनों कर्मों का कॉम्बिनेशन होता है। यानी आप जो अभी आप जो जीवन जी रहे हो ये क्या है? आपका प्रारब्ध है। एक तो आपकी कुंडली कुछ बता रही है आपको कि ये घटनाएं आपके जीवन में घटने वाली हैं। दूसरा आपका क्रियायमान कर्म हो गया, आपकी स्व इच्छा से जो आप काम कर रहे हो उसके रिजल्ट भी आपको जीवन में कुछ भोगने को मिलते हैं। इस क्रियायमान कर्म का इस्तेमाल कर कर ही हम लोग क्या करते हैं? उपाय बनाते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कोई किसी ज्योतिषी के पास गया और उसने बोला कि अच्छा आपके जीवन में ना ये समस्या है, तो आप ऐसा कीजिए, आप मंगलवार को व्रत रखिए या मंगलवार को आप फलाने मंत्र का जाप कीजिए। तो क्या हो गया? आपने उसके वर्तमान कर्म को बदलने की चेष्टा की है, आप उसके वर्तमान कर्म को बदलना चाहते हो। ये अच्छे काम है, तो इन अच्छे कामों का आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। अब अगर ज्योतिष में बात करें तो ज्योतिष में दशाएं भी होती हैं। आपने देखा होगा कि ज्योतिष में हम दशाओं की बात करते हैं कि इसकी दशा, ये दशा खराब चल रही है, ये दशा अच्छी चल रही है। या फिर हम आम बोलचाल की भाषा में भी बात करें तो कई बार अगर किसी का समय अच्छा नहीं चल रहा होता तो अक्सर लोग बोल देते हैं कि उसकी तो दशा खराब चल रही है ना, या शनि की दशा चल रही है, ऐसा लोग बोल देते हैं।
तो दशाओं का क्या मतलब होता है कि हमारा जो प्रारब्ध कर्म है उसके हिसाब से हमारी कुंडली बनी है और उसी के हिसाब से वो दशाएं हमारी बताती हैं। उस पर्टिकुलर दशा में हमें कुछ पर्टिकुलर चीज़ें देखने को मिलती हैं जो हमारे जीवन में घटती हैं, वो हमारे जीवन में होना है। यह हमारा क्या है, प्रारब्ध कर्म हो गया। अब जो क्रियामान कर्म होता है, इससे क्या करते हैं, हम उन चीज़ों को बदलने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने किसी की कुंडली में देखा कि इसके ना छठे भाव की दशा चल रही है। छठे भाव से हम लोग बीमारियां, कंपटीशन, नौकरी वगैरह देखते हैं। तो आपने देखा कि इसके छठे भाव की 6th हाउस की जो है वो दशा चल रही है। इसका मतलब आपने देखा कहीं ना कहीं ये बीमार हो सकता है। ठीक है, तो आपने बोला कि सूर्य वहां पर बैठा है तो इसको हड्डियों से संबंधित बीमारी हो सकती है, क्योंकि सूर्य वहां पर बैठा है। सूर्य आपको हड्डियों से संबंधित रोग देता है। तो आपने उसकी कुंडली देखी, अब आप क्या सजेस्ट करोगे उसको कि आपको ना, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपको हड्डी संबंधित रोग हो सकते हैं। आप अपने आसपास देखिएगा, अगर किसी को कैल्शियम की कमी है उसके शरीर में, तो डॉक्टर उसको कैल्शियम की गोली देगा, विटामिन डी की गोली देता है, लेकिन साथ में वो ये भी बोलता है कि आप सुबह या शाम को 10-15 मिनट सूरज की धूप सेकें, क्योंकि जो विटामिन डी है वो तभी अच्छे से काम कर पाएगा जब आप सूरज की रोशनी में जाते हैं। तो आप उसके वर्तमान कर्म में क्या बदलाव ला सकते हैं कि आप उसको बोलो कि भाई सुबह 10 मिनट 15 मिनट ऐसा निकालो कि आप सूरज की रोशनी में जा सको, धूप सेंक सकें आप। इससे क्या होगा, उसको जो डेफिशिएंसी आने वाली है कैल्शियम की वो कम हो जाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं, उसका जो प्रारब्ध कर्म था, उसको जो समस्या आने वाली थी, हमने उसके वर्तमान कर्म से उसको सही करने की कोशिश की है। इसी को हम लोग उपाय कहते हैं ज्योतिष में। ये जो हम चेंज करना चाहते हैं, ये हम मंत्र से भी कर सकते हैं, हम पूजा करके भी कर सकते हैं, हम लोग दान करके भी उपाय करवाते हैं। दूसरा, हम लोग तंत्र भी कर सकते हैं, लेकिन तंत्र क्या होता है कि थोड़ा कठिन होता है। तंत्र हमें किसी की देख रेख में ही करना चाहिए, नहीं तो उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो हमें काफ़ी देखने को मिलते हैं। तो हम लोग मंत्र, पूजा और दान, इन पर भरोसा करके चलेंगे और इनके द्वारा हम लोग लोगों को गाइड करेंगे कि आपको अपने वर्तमान जीवन में क्या बदलाव लेकर आना चाहिए, जिससे आपके प्रारब्ध कर्मों का अगर कोई बुरा असर है वो आपके ऊपर पड़ रहा है तो वो कम हो सके। अब एक सवाल आता है, क्या सच में हम लोग ज्योतिष का इस्तेमाल करके या उपायों से हमारे जीवन में जो भी घटनाएं हो रही हैं उनको पूर्ण रूप से, पूरी तरीके से बदल सकते हैं क्या? ऐसा है कि कोई घटना हमारे जीवन में घटने वाली थी लेकिन हमने उपाय कर लिया और अब वो नहीं होगी, अब सब कुछ अच्छा हो गया। तो इसको समझने के लिए हम लोग जो कर्म है, हमारे जो कार्य हैं, उनको 2 पार्ट्स में फिर डिवाइड करते हैं। एक हो गया दृढ़, दूसरा हो गया अदृढ़। दृढ़ मतलब फिक्स्ड, इसका जो रिजल्ट है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, आपका फिक्स्ड कर्म है ये। और दूसरा हो गया अदृढ़, यानी कि फ्लेक्सिबल कर्म। इन कर्मों को आप उपाय कर कर थोड़ा सा बदलाव लेकर आ सकते हैं। अधिकांश मामलों में तो क्या होगा कि उपाय आपके बुरे कर्मों का जो फल है उनको शांत कर देता है, लेकिन आप अपने हर बुरे कर्म को ठीक नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बीमार है, उसको बुखार है, 103 डिग्री उसको बुखार है, और आपने क्या किया, उसको बुखार की गोली दे दी। तो आपने क्या किया, उपाय किया। क्या उपाय किया कि आपने उसको बुखार की गोली दे दी। तो क्या बुखार सही हो जाता है? एक गोली खाने से बुखार सही हो जाता है? बुखार तो समय के साथ 2-3 दिन बाद ही खत्म होगा, लेकिन वो गोली खाने से क्या होगा कि उसको कष्ट कम होगा, है ना। उसकी जो तकलीफ थी, उसका जो शरीर गर्म हो रहा था, तप रहा था, वो ताप उसके शरीर का कम हो जाएगा, तो उसको परेशानी कम होगी। आप इसको फ्लेक्सिबल कर्मों की तरह देखें। अदृढ़ कर्म, ये ऐसा कर्म था जिसमें हम बदलाव लेकर आ सकते थे। अब एक होता है दृढ़ कर्म। दृढ़ कर्म क्या होता है? मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को स्टेज 4 का कैंसर है, फाइनल स्टेज पर है वो कैंसर की। अब आप वहाँ पर दवाइयाँ भी देते हैं, वो भी असर नहीं कर रही होती हैं, वहाँ पर किसी भी प्रकार का उपाय काम नहीं आता, तो ये अदृढ़ कर्म है। आप इसको फिर चेंज नहीं कर सकते। तो अब अगर हम अदृढ़ कर्मों के उपायों की बात करें तो इसको आप ऐसे समझिए कि ज्योतिष में एक योग का, किसी भी ग्रह का अलग अलग अर्थ निकाला जा सकता है। एक ग्रह से हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, एक भाव से हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। तो अब ये उस ज्योतिषी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस भाव और उस ग्रह के साथ क्या कॉम्बिनेशन बनाता है और आपके जीवन में वो आपको क्या सलाह देता है। क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन में एक समय पर अलग अलग घटनाएं घट रही होती हैं। ऐसा नहीं कि हमारा जीवन ऐसा है कि एक बार में केवल एक ही चीज़ होगी।
आपके परिवार में भी कुछ चल रहा होगा, नौकरी में भी कुछ चल रहा होगा, बच्चों के साथ अलग डिस्प्यूट्स होंगे, जो जॉब करने जाते हैं वहाँ पर कुछ अलग डिस्प्यूट्स होंगे, अगर आप बिजनेस करते हैं तो वहाँ की अलग समस्याएं होंगी। तो ये अलग अलग चीज़ें हमारे जीवन में चल रही होती हैं। तो अब ये उस ज्योतिषी के ऊपर निर्भर करता है कि वो उस योग को, उस ग्रह को देखकर वो क्या सोचता है, वो क्या आपके बारे में बता सकता है। वो आपसे बात कर कर देखेगा कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, उस हिसाब से वो बताएगा कि आप इस योग का क्या मतलब बनता है आपके लिए। एक ज्योतिषी के रूप में हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमारी क्या भूमिका है कि जिस व्यक्ति की हम कुंडली देख रहे हैं उसको हम उस योग के सकारात्मक पहलू बताएं, यानी पॉजिटिव साइड हम ज़्यादा बताएं, नेगेटिव साइड्स को हम लोग कम कर दें, दबा दें। क्योंकि नेगेटिव साइड्स जो हैं, जैसा अभी हमने पढ़ा दृढ़ अदृढ़ कर्म, तो जो नेगेटिव साइड है उसका रिजल्ट तो देखने को मिलेगा उसको। थोड़ा बहुत ही सही आप उपायों से कम कर सकते हो, लेकिन नेगेटिव रिजल्ट तब भी देखने को मिलता है। तो हमारा उद्देश्य जो यहाँ पर रहता है वो ये रहता है, उस योग से जो उसको पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है हम उस पर फोकस ज़्यादा करें, ना कि नेगेटिव रिजल्ट पर हम फोकस ज़्यादा करें। क्योंकि हम क्या करना चाहते हैं, हम लोगों को खुश करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि भाई ये जो व्यक्ति है इसके जीवन में खुशियाँ आए, तो हम पॉजिटिव रिजल्ट पर ध्यान देंगे और उससे भी यही कहेंगे कि ये इस योग का पॉजिटिव रिजल्ट है, आप इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। उपायों से आने वाली किसी भी समस्या को आप पूर्ण रूप से खत्म नहीं कर सकते। आप उसकी तीव्रता को, आप उसकी जो इंटेंसिटी है उसको कम कर सकते हो। और दूसरा क्या है कि हम उसके पॉजिटिव साइड उसको दिखाएं कि ये आपका जो योग बन रहा है इसका नेगेटिव को आप छोड़ो, आप ये पॉजिटिव देखिए आप कि ये किस तरीके से काम करता है। दूसरा आपका हो गया दृढ़ कर्म। तो दृढ़ कर्म क्या हो गया कि इनमें उपाय संभव नहीं है, इन पर आप कुछ भी कर लीजिए, इनका आप उपाय नहीं कर सकते। जैसे कि मान लीजिए किसी की मृत्यु आने वाली है तो आप मृत्यु को नहीं टाल सकते। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आएगा कि ज्योतिष सीखने का फिर फायदा क्या है हमारे लिए। कर्म आपने बोल दिया कि जो दृढ़ कर्म है आप उनको बदल नहीं सकते, और जो अदृढ़ कर्म है उनमें भी आप कुछ हद तक बदलाव लेकर आ सकते हो, पूरा पूरा तो आप उन्हें भी नहीं बदल सकते। तो देखिए, ज्योतिष से हमें जो फायदा मिलता है वो ये फायदा है कि पहले तो आपको होने वाली घटना का अंदाजा लग जाता है। इस बात को आप समझिए कि अगर हमारे जीवन में कोई घटना अचानक से घट जाए तो उसका दुख ज़्यादा होता है, और अगर किसी घटना के बारे में हमें पहले से पता था कि नहीं नहीं ये तो घटना ही था, तो उसका दुख कम होता है। जैसे अगर हम स्कूल की बात करें तो जिन बच्चों को पता होता है कि वो फेल हो जाएंगे, उन्होंने पढ़ाई की ही नहीं थी इतनी अच्छी, और वो फेल हो जाते हैं तो उन्हें उसकी कोई तकलीफ नहीं होती है ना। और जिन बच्चों ने बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी और अगर उनके नंबर थोड़े से भी कम आ जाए तो उनको बहुत दुख होता है। कई बार आपने क्लास के जो टॉपर्स होते हैं, जो फर्स्ट रैंक पर आ रहे हैं, जो सेकंड रैंक पर आ रहे हैं, उनको टीचर्स के साथ बहस करते देखा होगा कि मैडम ये आधा नंबर आपने उसको यहाँ पर दिया है, मुझे क्यों नहीं दिया है, ये एक नंबर ये यहाँ पर क्यों आपने कम दिया है। अगर उसके 2-3 नंबर कम भी आ जाएं तो वो दुखी हो जाता है ना। क्यों? क्योंकि उसको उम्मीद नहीं थी उस चीज़ की और वो उसके साथ घटना घट गई। वहीं जो बैक बेंचर्स होते हैं या जिनको हम बोलें कि जो पढ़ने में कमज़ोर होते हैं, अगर वो फेल भी हो जाता है ना तो वो ये देखकर खुश होता है कि मेरा जो दोस्त है वो भी फेल है ना। या कम से कम वो अगर 35 नंबर से भी पास हो गया तो मिनिमम नंबर जो होते हैं उनसे भी अगर वो पास हो गया तो उसको खुशी रहती है कि चलो मैं पास हो गया, क्योंकि उसे उसकी उम्मीद नहीं थी। आपकी जो समस्याएं हल होंगी वो हल होंगी आपके व्यक्तिगत जीवन में बदलाव लेकर आने से। दोबारा बोलता हूं, आपके व्यक्तिगत जीवन में बदलाव लाने से, आपकी मानसिक सोच में बदलाव लाने से। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए किसी की गुरु की महादशा चल रही है और उसमें राहु की अंतर्दशा आती है। गुरु कारक है फैलाव का, ग्रोथ का, जीव का, और जो राहु है वो कारक हो जाता है इल्यूजन का। राहु आपको बहुत बड़ी बड़ी चीजें देने की क्षमता रखता है अचानक से। जैसे आपने देखा होगा ना, आजकल इंटरनेट पे कोई व्यक्ति अचानक से वायरल हो जाता है, तो ये जो होता है ये राहु की तरफ से आता है। तो राहु आपको इल्यूजन भी देता है, भ्रम देता है, और प्लस ये आपको जो फेम है वो अचानक से फेम देने की क्षमता रखता है। तो जब गुरु में राहु की दशा आती है तो गुरु के साथ राहु को हम अच्छा नहीं मानते, पहली बात तो। लेकिन जब गुरु में राहु की अंतर्दशा आएगी तो क्या होगा, अगर व्यक्ति व्यापार कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, तो वो अपने व्यापार को बड़ा करने का सोचेगा कि मैं इसको बड़ा करता हूँ, बिजनेस को, मैं लोन लेता हूँ, मैं कहीं से पैसे लेता हूँ, या मैं और लोगों को नौकरी पर रखता हूँ और अपने बिजनेस को बड़ा करता हूँ।
तो इसमें क्या होगा, शुरू शुरू में तो रिजल्ट अच्छा मिलता है, लेकिन बाद में रिजल्ट यहाँ पर खराब आते हैं, जो इनकम है वो कम होने लगती है। तो गुरु में जब राहु की अंतर्दशा आती है तो हम बोलते हैं कि भाई अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो पैसे मत लगाओ इस टाइम पीरियड पे कहीं भी, है ना। जैसा बिजनेस चल रहा है उसको वैसे ही चलाते रहो, इसको बड़ा करने की मत सोचो, क्योंकि उस समय आपके दिमाग में अपने आप ख्याल आएंगे कि मैं अपने बिजनेस को बड़ा करूं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर उसको रोकते हैं। लेकिन अगर यही व्यक्ति नौकरी कर रहा होता तो क्या होता, अगर ये व्यक्ति नौकरी कर रहा होता तो ज़्यादा इम्पैक्ट इसके ऊपर नहीं आता। क्या हुआ, इसका क्रियायमान कर्म चेंज हो गया, वर्तमान में जो ये काम कर रहा है ना वो चीज़ें इसकी बदल गई, इसलिए रिजल्ट थे वो दोनों को अलग अलग मिले। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो राहु जो कारक होता है वो विदेश का कारक भी होता है। तो अगर ऐसे में ये व्यक्ति जो अपना बिजनेस बड़ा करना चाह रहा था, ये अपनी जगह से छोड़कर विदेश में जाके बिजनेस करता है या बिजनेस को बड़ा करता है, या ये व्यक्ति विदेश में था, अपने घर से दूर था और वहां पर बिजनेस कर रहा था और फिर ये उस बिजनेस को बड़ा करने के बारे में सोचता है, तो इसको नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेंगे। क्यों, क्योंकि जो कार्यकत्व था राहु का, जो राहु का एक यहाँ पर कार्यकत्व होते हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे। कार्यकत्व का मतलब होता है कि कोई ग्रह कोई भाव किन किन चीज़ों को दर्शाता है, किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर राहु किसको दर्शा रहा था, एक तो इल्यूजन को, भ्रम को, दूसरा वो विदेश को भी दर्शाता है, फॉरेन कंट्रीज को भी दर्शाता था। तो अगर इसने फॉरेन कंट्री वाला जो कार्यकत्व है वो इस्तेमाल कर लिया तो जो इसका इल्यूजन वाला जो कार्यकत्व है ये कम हो जाता है फिर, है ना। तो उस कंडीशन में उस पर इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो हम अपने क्रियायमान कर्म का इस्तेमाल करके किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, इन चीज़ों का इस्तेमाल करके हम लोग कुछ हद तक चीज़ें बदल सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा सा इसको हम और खींचते हैं, लंबा खींचते हैं। अब जैसे मान लीजिए जो अपने ही जगह पर अपने ही घर के आसपास रह के बिजनेस कर रहा था और हमने उसको बोला कि आप बिजनेस बड़ा मत कीजिए इस टाइम पर, ठीक है, या आप ना विदेश में जाके बिजनेस कीजिए। अगर आप विदेश में जाकर बिजनेस करोगे तो आपको नुकसान नहीं होगा। तो अब आप खुद सोचिए, जिसने अपने जीवन के 5 साल 10 साल 15 साल यहाँ पर काम किया है, वो अचानक से विदेश में कैसे शिफ्ट हो जाएगा, है ना। तो हम उस चीज़ को तो नहीं बदल सकते तो फिर हम क्या बोलेंगे कि भाई खर्चा मत करो, कम से कम जो नेगेटिविटी आने वाली थी थोड़ी बहुत वो आपकी नहीं आएगी। अब अगर उसने आपकी बात मान ली तो भी वो थोड़ा बहुत परेशान रहेगा, क्योंकि उसके मन में रोज़ नए आइडियाज़ आ रहे होंगे कि वो अपने बिजनेस को कैसे बड़ा करे, है ना। अब अगर उसने आपकी बात मानी तो वो परेशान तो वहाँ पर भी होगा, ठीक है। आप 100% नहीं कम कर सकते ना उस चीज़ को, तो वो परेशान तो वहाँ पर भी होगा, लेकिन एक जो नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा आने वाला था ना वो नहीं आएगा। और अगर दूसरी उसने आपकी बात नहीं मानी तो क्या होगा कि शुरू शुरू में तो उसको अच्छा लगेगा, बैंक से लोन ले लेगा, रिश्तेदारों से या घर का पैसा लगा देगा, शुरू शुरू में उसको इनकम बढ़ती हुई दिखाई देगी। लेकिन बाद में क्या होगा, जब राहु की अंतर्दशा खत्म होने पर आती है तो ये अपने परिणाम फिर देती है, ये नेगेटिव इम्पैक्ट वहाँ पर देना शुरू कर देती है। तो क्या होगा कि जितना ये बिजनेस में खर्च कर रहे थे उतना भी वापस नहीं मिलेगा, तो फिर उसको मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ेगा कि जिनसे पैसे लिए हैं उनका पैसा चुकाना है ना। समस्या दोनों तरफ आने वाली है, बस देखना हमको यह है कि हम किस तरह की परेशानी को सही मानेंगे, है ना। एक परेशानी आपकी क्या है कि आपने किसी से पैसा नहीं लिया और आप परेशान होते रहे कि यार मैं इस टाइम पे कुछ कर सकता था लेकिन मैं नहीं कर पाया। और एक परेशानी आपकी ये रहेगी कि आपने किसी से पैसे ले लिए, बैंक से लोन ले लिया, अब आप उसको चुका नहीं पा रहे हैं, अब आप परेशान हो रहे हो कि मैं ये लोन कैसे चुकाऊंगा। ठीक, तो मुझे लगता है मैंने काफ़ी क्लियर किया इस चीज़ को। अगर इसमें अभी भी आपको कोई डाउट रह गया है तो हमारी जो डाउट सेशन होते हैं आप वो डाउट सेशन में आकर इसको क्लियर कर सकते हैं और पूछ सकते हैं इस बारे में। अब हम बात करते हैं कि एक अच्छे ज्योतिषी के गुण क्या होते हैं, गुड क्वालिटीज़ क्या होती हैं एक अच्छे ज्योतिषी की। तो देखिए, अब वैसे तो देखा जाए तो जो क्वालिटीज़ मैं यहाँ पर बताऊँगा वो हर किसी ज्योतिषी में देखने को आपको नहीं मिलेंगी। हो सकता है गिने चुने 4-6 ज्योतिषी ही हों जिनके अंदर ये क्वालिटीज़ होंगी, क्योंकि ये हम बात कर रहे हैं टॉप 1% की, ठीक है। तो अब इन क्वालिटीज़ को देखकर हमें ये नहीं सोचना कि हम तो ज्योतिषी बन ही नहीं पाएंगे, फिर हम तो क्या करेंगे, हमारे अंदर तो ये क्वालिटीज़ हैं ही नहीं, है ना। तो हमको ऐसा नहीं सोचना है। फिर भी हम एक अच्छा ज्योतिषी कैसा होता है, एक जो आइडियल कंडीशन होती है वो कैसी होती है, वो उस पर हम बात करते हैं। पहले तो ज्योतिषी जो एक अच्छा होगा उसकी मैथ अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ज्योतिष में जब हम कुंडलियाँ बनाते हैं, लग्न कुंडली बनाते हैं, वर्ग कुंडली बनाते हैं, दशाओं की गणना करते हैं, अंतरदशाओं की गणना करते हैं, या अलग अलग चक्र बनते हैं,
ज्योतिष के अंदर, इन सबको बनाने के लिए आपको मैथ आना ज़रूरी है। मैथ को हम 2 ग्रहों से देखते हैं। पहला तो हो गया मंगल और दूसरा हमारा बुध हो गया। जो मंगल है ये सीधी सीधी मैथ है, यानी 2 + 2 = 4। ये जो सीधी सीधी मैथ होती है इसको हम लोग मंगल से देखते हैं। और जो एनालिटिकल मैथ होती है, जैसे कि कैलकुलस हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, इसको हम लोग देखते हैं बुध से। तो ये दोनों ग्रह हमारे कुंडली में अच्छे होने चाहिए। फिर इसके अलावा एक अच्छे ज्योतिषी में बोलने की कला होनी चाहिए। उसकी जो वाक शक्ति है वो अच्छी होनी चाहिए। उसको शब्द ज्ञान होना चाहिए। उसकी जो वोकेबलरी है वो अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हम किसी को कुछ समझाने जा रहे हैं तो ऐसा ना हो कि हमारे पास शब्दों की कमी पड़ जाए, हम शब्दों की कमी के कारण सामने वाले को कोई चीज़ समझा ही ना पाए। ठीक। दूसरा, वाक शक्ति का मतलब जो ऑरेटरशिप है यानी बोलने की कला है, ये क्या होगा? ये आपको धीरे धीरे समय के साथ इसको आप अपने आप मजबूत भी कर सकते हैं। अगर आप अलग अलग किताबें पढ़ें, अलग अलग हमारे ग्रंथ ही पढ़ लेंगे तो वहाँ पर भी उनको पढ़ते पढ़ते आपका एक तो शब्द ज्ञान बढ़ेगा, आपकी वोकेबलरी मजबूत होगी। दूसरा, आपके अंदर ऑरेटरशिप भी डेवलप होता है, क्योंकि हमारे ग्रंथों में जो कहानियाँ लिखी गई हैं वो उन कहानियों के लिखने का तरीका ऐसा है कि अगर आप हर एक कहानी के पैटर्न को समझेंगे तो अपने आप ये जो फीचर है ये आपके अंदर डेवलप होने लगेगा। जो वाक शक्ति है इसको हम लोग कहाँ से देखते हैं? हमारी कुंडली के दूसरे भाव से। अभी आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि हमारी कुंडली का दूसरा भाव क्या होता है, कहाँ पर आता है। ये सब हम आगे कंप्लीट करेंगे, इनको हम कवर करेंगे आगे चल के। तो दूसरे भाव से, और जो ग्रह आते हैं वो आते हैं आपके बुध और गुरु। फिर हमारा एक और जो गुण होना चाहिए अच्छे ज्योतिषी में, वो क्या होना चाहिए कि वो अनबायस्ड होना चाहिए। वो किसी का पक्ष ना लेता हो, है ना। वो निरपक्ष होकर फैसले करता हो, वो निरपक्ष होकर सोचने समझने की शक्ति रखता हो। तो इसमें हम क्या करेंगे? इसके लिए हम लोग हमारी कुंडली का 9th हाउस देखते हैं, 9th भाव। और ग्रहों की बात करें तो इसमें हम शनि और बुध देखते हैं। बुध क्यों देखते हैं? क्योंकि बुध इंटेलिजेंस है, उसमें सोचने समझने की शक्ति है। और जो शनि है वो तो न्याय के देवता ही है, तो जो न्याय करेंगे वो शनि से अच्छा तो कोई कर नहीं सकता। तो जैसे हमारे जो कोर्ट होते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, इनको हम लोग शनि से ही देखते हैं। क्योंकि एक जज को भी हम शनि से देखते हैं। जज कैसा होना चाहिए? जज ऐसा होना चाहिए कि किसी से इन्फ्लुएंस ना हो, वो निरपक्ष होकर वो बात दोनों पक्षों की सुने, लेकिन जब अपना फैसला सुनाए तो निरपक्ष होकर सुनाए, वो भावनाओं में ना बहे, है ना। तो शनि हमारा अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा हम जो व्यक्ति है वो थोड़ा इंटेलिजेंट भी होना चाहिए। तो इंटेलिजेंट हम लोग कहाँ, इंटेलिजेंट होना, बुद्धिमान होना हम लोग कहाँ से देखते हैं कुंडली में? वो होता है 5th हाउस से। और जो इसके लिए ग्रह होते हैं वो होते हैं गुरु और बुध। इसके अलावा आप जिस स्थान के लोगों की कुंडली देख रहे हैं, जिस जगह के लोगों की आप कुंडलियां देख रहे हैं, उस जगह के लोगों का कल्चर क्या है, वो समाज कैसा है, वहां पर लोग किस तरह की विचारधारा को फॉलो करते हैं, इस बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। इसका एक एग्जाम्पल लें। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई यूएसए का फॉरेन कपल आया आपके पास कुंडली दिखाने के लिए, ठीक है। और आपने उनसे बोला कि पति पत्नी है दोनों, और आपने उनसे बोला कि आपका ना, आपकी कुंडली में प्रेम विवाह का योग दिखता है, ठीक है। अब एक तो आप बात यूएसए की कर रहे हो, अमेरिका की, वहाँ पर प्रेम विवाह होना आम बात है। अरेंज मैरिज का वहाँ पर इतना कल्चर नहीं है। अब अगर आप उन लोगों को इस तरह की बात कहेंगे तो इसका कोई खास मतलब बनता नहीं। ये तो उल्टा हंसी की बात हो जाएगी कि वो कहेंगे कि नहीं, हमारे यहाँ तो सभी ऐसा करते हैं, अब इसमें आपने क्या खास बता दिया, है ना। अब अगर हम वही बात करें भारत की, अगर हम भारत की बात करें तो हालांकि भारत में भी आजकल प्रेम विवाह को रिकॉग्नाइजेशन मिलने लगी है, लोग मान्यता देने लगे हैं, घर वाले इतना अब विरोध नहीं करते इस चीज़ का। लेकिन फिर भी कई जगह पर प्रेम विवाह का विरोध होता है, अभी भी विरोध इसका होता है। तो अगर आप ऐसे में किसी कपल को, किसी जोड़े को ये बोलें कि आपका तो प्रेम विवाह हुआ होगा, आपकी कुंडली में प्रेम विवाह के योग दिखते हैं, वो बोले हाँ 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 मेरा प्रेम विवाह हुआ है, तो फिर आपकी बात कुछ हद तक मायने रखती है वहाँ पर, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि आप जिस जगह के लोगों की कुंडली देख रहे हैं वहाँ पर क्या कल्चर है, लोगों की विचारधारा कैसी है, वहाँ पर क्या होता है। फिर इसमें एक चीज़ और आती है, जैसे कि बोलते हैं कि ज्योतिषी को जितेंद्रिय होना चाहिए। जितेंद्रिय मतलब उसका काबू होना चाहिए अपने सेंसेस पर। अब देखिए होता क्या है, बतौर ज्योतिषी जब आप काम करोगे तो आपके पास बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे जो अपनी समस्या के हल के लिए आपको मुंह मांगा पैसा देने के लिए तैयार होंगे,
है ना। कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा बितेगा ज़रूर आपके साथ, लेकिन क्योंकि वो समस्या में है, वो परेशानी में है और वो उसका सॉल्यूशन लेना चाहता है और वो उसके लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा मन मचल जाए, हम बोले कि नहीं नहीं एक बार ले लेते हैं, मैंने पूरा जीवन तो आराम से बिताया है, चलिए हम इससे अच्छा खासा पैसा ले लेते हैं। तो हमें जितेंद्रिय होना चाहिए, हम लोगों के बहकावे में ना आए, है ना। मान लीजिए कई बार पति पत्नी कंसल्टेशन के लिए आते हैं, तो वो दोनों जब कंसल्टेशन के लिए आएंगे ना, तो दोनों अपने अपनी बात रख रहे होते हैं, दोनों अपनी अपनी बात रख रहे होते हैं। कई बार वो भावनात्मक तौर पर अपनी बात रख रहे होते हैं, कई बार गुस्से में अपनी बात रख रहे होते हैं। तो हमें वहाँ पर भी उनके बहकावे में, उस बहाव में नहीं बहना है कि नहीं ये रो रहे हैं तो ये सही बोल रहे होंगे, है ना। तो इस तरीके से हमें नहीं जाना है। हमें अपनी भावनाओं पर, अपने मन पर पूर्ण रूप से, पूरी तरह से काबू रखना है, ठीक है। इसके लिए आप ज़्यादातर क्या मेडिटेशन कर सकते हो आप, है ना। अगर आप सुबह 10 मिनट भी ध्यान लगाना शुरू करेंगे आज से, तो अगले 6 महीने के अंदर आपको अपने जीवन में काफ़ी बदलाव देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो आपके ग्रह काम करेंगे वो होंगे सूर्य और गुरु। फिर एक ज्योतिषी को अच्छा लिसनर भी होना चाहिए, गुड लिसनर, उसके सुनने की क्षमता होनी चाहिए। आज के टाइम पर क्या होता है कि लोग सुनते नहीं हैं, तो एक ज्योतिषी को अच्छा सुनने वाला भी होना चाहिए। और आप इस बात को ऑब्जर्व करोगे, देखोगे कि जब भी कोई आपके पास कंसल्टेशन के लिए आएगा और अगर आपने उसकी बात अच्छे से सुन ली, तो 50% समस्या का हल तो वहीं हो गया। और यहाँ पर जो आपका ग्रह काम करेगा वो होगा बुध। फिर एक जो आखिरी क्वालिटी होनी चाहिए एक अच्छे ज्योतिषी में, वो होनी चाहिए उसके कंट्राडिक्शंस को रिजॉल्व करने की क्षमता। जैसे कई बार होगा क्या, जब हम ज्योतिष में जो पुराने शास्त्र हैं हमारे, जो क्लासिकल बुक्स हैं, जब हम उनको पढ़ेंगे तो कहीं पर आपको एक चीज़ के लिए अलग उपाय मिलेंगे या इस चीज़ के लिए अलग तरह के कॉम्बिनेशंस देखने को मिलते हैं, और उसी चीज़ के लिए दूसरी बुक में आपको अलग कॉम्बिनेशंस देखने को मिलते हैं। या फिर जब हम दूसरे ज्योतिषियों की भी बात सुनेंगे तो कोई ज्योतिषी किसी एक ही चीज़ के लिए अलग बात कह रहा होगा और दूसरा ज्योतिषी उसी चीज़ के लिए दूसरी बात कह रहा होगा। तो हमारे अंदर ये क्षमता होनी चाहिए कि इन दोनों में से कौन सा सही हो सकता है, हम इस चीज़ का चुनाव कर सकें। तो जाहिर सी बात है कि ये ऐसी चीज़ है कि आपको जब ज्योतिष का पूर्ण रूप से ज्ञान होगा, किन चीज़ों को हम फॉलो करते हैं, किन चीज़ों को हम फॉलो नहीं करते हैं, तो ये चीज़ें धीरे धीरे आपके अंदर खुद ब खुद डेवलप होने लगती हैं। अब हम लोग बात करते हैं जन्म कुंडली की, कि जन्म कुंडली क्या होती है। जन्म कुंडली क्या होती है, जब कोई व्यक्ति पैदा होता है, जब किसी बच्चे का जन्म होता है, तो उस समय आकाश में ग्रहों की जो स्थिति है, कोई प्लैनेट कहाँ पर है, उसकी हम फोटो खींच लें, तो वो होती है जन्म कुंडली। देखिए आकाश में क्या है कि प्लैनेट्स हर वक्त घूमते रहते हैं। जैसे आप चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा हर समय मूव कर रहा है, सूर्य भी हर समय, सूर्य तो स्थिर है लेकिन पृथ्वी हर समय मूव कर रही है वहाँ पर। आपका गुरु हो गया, शनि हो गया, बुध हो गया, शुक्र हो गए, ये जो ग्रह हैं ये हर समय घूमते रहते हैं। तो जो हमारी जन्म कुंडली होती है वो क्या होती है कि जन्म के समय आकाश में ग्रहों की जो स्थिति है, वो स्थिति को हम लोग एक जगह नोट कर लेते हैं कि जो सूर्य है वो यहाँ पर है, जो बुध है वो यहाँ पर है, तो ये उस व्यक्ति की जन्म कुंडली कहलाती है। ग्रह तो फिर भी मूव करते रहेंगे, ग्रहों के मूव करने को, ग्रहों के घूमने को हम लोग बोलते हैं गोचर। तो गोचर क्या हो गया कि ग्रह मूव कर रहा है, अपना वो घूम रहा है, अपना जिस गति से उसको चलना चाहिए था उस गति से वो चल रहा है। और जन्म कुंडली क्या हो जाती है, जन्म के समय ग्रहों की स्थिति को हम लोग जन्म कुंडली कहते हैं। अब हम लोग सॉफ्टवेयर की मदद से जन्म कुंडली बनाना सीखते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर ओपन करेंगे। तो आपको सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाना है और प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको वहाँ पर सर्च करना है एस्ट्रोसेज, ASTROSAGE। एस्ट्रोसेज सर्च करने के बाद आपके सामने ऐसा लिख कर आएगा एस्ट्रोसेज कुंडली, आप उस पर इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी इंस्टॉल होने लगेगी। ये थोड़ा सा समय लेगी इंस्टॉल होने में, और ये एक फ्री सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर कुंडली बनाने का आपको कोई भी पैसा नहीं देना है। इस सॉफ्टवेयर पर आपको और भी अलग अलग सर्विसेज मिल जाएंगी, जैसे कि आप कंसल्टेशन ले सकते हैं किसी से और वहाँ पर उनके जो प्रोडक्ट हैं वो भी खरीद सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हमें वो सब कुछ नहीं करना,
हमें केवल हमारी कुंडली बनाने पर ही ध्यान देना है। इंस्टॉल हो जाने के बाद आप ओपन पर क्लिक करके भी इसको ओपन कर सकते हैं, या फिर ये आपके मोबाइल पर भी शो होने लगेगी इस तरीके से। तो मैं यहाँ पर क्लिक करके उसको ओपन करता हूँ और अब ये सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है। अब यहाँ पर ये आपसे नोटिफिकेशन के लिए पूछ रहा है, तो इसको मैं अलाउ कर दूंगा। अब ये आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए पूछ रहा है, तो आप इंग्लिश हिंदी के अलावा और भी लैंग्वेजेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट करके नेक्स्ट करता हूँ। अब यहाँ पर ये आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछ रहा है, तो इसको हम लोग स्किप करेंगे। स्किप बटन आपको राइट हैंड साइड कॉर्नर पर ऊपर की तरफ दिख जाएगा, आप उस पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर कुछ नोटिफिकेशंस आते हैं, तो सिंपली हम इस पर जो क्रॉस का बटन आ रहा है राइट हैंड साइड, उस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर ये आपसे पूछता है डार्क मोड, कंटिन्यू विथ डार्क थीम। इसका मतलब कि जो बैकग्राउंड जो स्क्रीन है वो ब्लैक कलर की दिखाई देगी। और नीचे जो आपका लिख कर आ रहा है रिवर्ट टू लाइट थीम, इसका मतलब क्या है कि आपकी जो स्क्रीन है वो वाइट कलर की आ जाएगी। तो हम लोग जो डार्क थीम है उसके साथ ही कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पर जो मैंने बोला था ये कंसल्टेशन वगैरह आप ले सकते हो या इनके प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, ये वो सब आ रहा है। तो हमें ये कुछ नहीं करना। यहाँ पर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, आपको लिखा दिखेगा कुंडली एआई, हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको न्यू कुंडली के अंदर देखिए कुंडली बनाने का ऑप्शन आ रहा है। आप यहाँ पर कुंडली बनाएंगे और बगल में आपको ओपन कुंडली मिल रहा है। तो न्यू कुंडली से हम लोग नई कुंडली बनाते हैं और ओपन कुंडली में आप जो कुंडली बना चुके होते हैं वो कुंडलियां आपको देखने को मिलती हैं। अब हम यहाँ पर मेरी ही कुंडली बनाते हैं। जैसे मेरा नाम है रविशंकर, मैंने अपना नाम डाल देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ हम लोग सिलेक्ट करेंगे, तो यहां से मैं कोई भी एक रैंडम डेट ऑफ बर्थ अपनी सिलेक्ट कर लेता हूं। तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूं 18 दिसंबर 2005। फिर यहाँ पर टाइम आता है, तो टाइम हम लोग सिलेक्ट करेंगे। टाइम हम लोग AM और PM में सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे अगर कोई व्यक्ति बच्चा सुबह 4 बजे हुआ है तो वो 4 AM कहलाएगा, और अगर वो शाम को 4 बजे हुआ है तो वो 4 PM कहलाएगा। हम लोग इसको 4 PM पर सेट कर देते हैं, 4:11 PM। नीचे आपको जन्म स्थान डालने का ऑप्शन मिलता है आगरा, तो मैं यहाँ पर आगरा ही रहने देता हूँ। आप आगरा पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपका जो भी सिटी का नाम है, जो भी आपके शहर का नाम है वो आ जाएगा। और मान लीजिए आपके शहर का नाम नहीं आता तो आप आसपास के किसी बड़े शहर का नाम डाल सकते हैं। फिर आपको नीचे जेंडर बताता है मेल और फीमेल का, तो मैं इसको मेल ही सिलेक्ट रहने देता हूँ। यहाँ पर आपको जेंडर वो सिलेक्ट करना है जिसकी कुंडली आप बना रहे हैं। अगर आप किसी फीमेल की कुंडली बना रहे हैं तो जेंडर फीमेल सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है नीचे सेटिंग का। सेटिंग के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसको एज इट इज़ ऐसा ही रहने दीजिए, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब आप सीधा क्लिक करेंगे गेट हॉरोस्कोप पर। यह कुंडली आपकी खुलकर सामने आ गई है, और क्योंकि ये पहली बार हम इंस्टॉल किया है इस ऐप को, तो यहाँ पर ये आपको डायरेक्शंस भी दे रहा है कि कहाँ से आप क्या किन चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो नेविगेशन का बटन है वहाँ पर, यहाँ पर आप नेक्स्ट करके और भी चीज़ों को देख सकते हैं कैसे आप इस ऐप को यूज़ करना है। हम यहाँ पर स्किप पर क्लिक करेंगे और इसको स्किप कर देंगे। ये आपकी कुंडली है, ये आपकी लग्न कुंडली है। LA का मतलब होता है लग्न, MA का मतलब यहाँ पर मंगल होगा, MO का मतलब मून, ऐसे का मतलब सैटर्न होता है। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी लग्न कुंडली बना सकते हैं। अगर आप लैंग्वेज हिंदी सिलेक्ट करते तो यहाँ पर आपको हिंदी में शब्द लिखे हुए दिखाई देते। अगर आप लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर राइट हैंड साइड कॉर्नर पर देखिए 3 डॉट्स दिखाई देंगे। आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक मेन्यू खुलकर आएगा। इस मेन्यू पर आप नीचे की तरफ आएंगे तो आपको चेंज लैंग्वेज का ऑप्शन मिलेगा, आप उस पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आप देखिए लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन है, तो हम हिंदी सिलेक्ट कर ओके कर देते हैं। कुंडली बंद हो गई क्योंकि मैंने लैंग्वेज चेंज किया था, तो हम दोबारा कुंडली खोलते हैं। अब हम कुंडली खोले वाले ऑप्शन पर जाएंगे, जो कुंडली ओपन वाला ऑप्शन था ना वहाँ पर। अब हमने कुंडली बना ली थी पहले से ही, तो हमारी कुंडली यहाँ पर दिख रही है। हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो प्लैनेट्स के जो नेम थे वो इंग्लिश से बदलकर हिंदी में हो गए हैं। तो ला का मतलब लग्न, माँ का मतलब मंगल, चा का मतलब चंद्रमा। ठीक है, आपकी लग्न कुंडली कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगी। अब भारतीय ज्योतिष में क्या होता है, ये जो 3 ग्रह हैं
प्लूटो, इसको नेपच्यून कहते हैं, इसको यूरेनस कहते हैं। इनको हम लोग ज्योतिष में इस्तेमाल नहीं करते। ये 3 ग्रहों को हम लोग भारतीय ज्योतिष में इस्तेमाल नहीं करते। ये पश्चिमी जो ज्योतिष है, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है, वहां पर इस्तेमाल होते हैं। तो आप इनको इग्नोर कीजिए, इन पर हमको ध्यान नहीं देना है। बाकी के जो ग्रह हैं, जैसे केतु होगा, ये गुरु हो गया, ये बुध हो गया, ये सूर्य हो गया, ये राहु है, ये शुक्र है, ये मंगल है, ये चंद्र है, ये शनि है, इन ग्रहों पर हम लोग ध्यान देते हैं। ये 9 ग्रह हमारे होते हैं। अगर हम साइड में स्लाइड करें तो यहाँ पर आपको नवमांश कुंडली देखने को मिलती है। अगर हम साइड में स्लाइड करें तो ये क्लाउड वाला सेक्शन है। यहाँ पर क्या होता है कि जो कुंडलियाँ हम बनाते हैं ये इनके क्लाउड सर्वर पर सेव होती रहती हैं, तो हमें इसको कुछ नहीं करना है, इसको इग्नोर करना है। फिर आप यहाँ पर आएंगे तो देखिए चंद्र है तो ये चंद्र कुंडली बनती है। फिर ये चलित है तो इसको हम चलित कुंडली कहते हैं। यहाँ आपको ग्रहों की स्थिति देखने को मिलती है कि कौन सा ग्रह किस अंश पर, यानी कितनी डिग्री पर, किस नक्षत्र के अंदर और किस राशि में बैठा हुआ है। तो आप इन सब चीज़ों को देख सकते हो। आप ऐसे स्लाइड करते जाएंगे साइड बाय साइड तो आपको काफ़ी कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये आपका जन्म विवरण हो गया, आपने जो भी एंट्री की थी कि किस नाम से किस दिन और किस समय पैदा हुआ है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलती हैं। ये पंचांग हो गया कि किस पक्ष में, किस तिथि में, किस नक्षत्र में उस व्यक्ति का जन्म हुआ था। ये अष्टक वर्ग हो गया, है ना। तो ऐसी काफ़ी कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ये गोचर हो गया। गोचर का मतलब कि करंट टाइम पर ग्रहों की क्या स्थिति है, ये वो चीज़ें हो गई। तो इन सब चीज़ों को हम समय के साथ धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे भी। अगर आप साइड वाले मेन्यू पर क्लिक करें और यहाँ पर आप क्लिक करें षोडश वर्ग पर, तो यहाँ आपको सभी कुंडलियाँ देखने को मिल जाती हैं जिनको हम वर्ग कुंडलियाँ बोलते हैं। जैसे D9 मतलब नवमांश, सप्तमांश मतलब D7 होता है। इन कुंडलियों के बारे में भी हम अलग अलग क्लासेस में पढ़ेंगे। इसके बाद अगर आप साइड मेन्यू पर फिर क्लिक करें तो यहाँ पर आपको दशा का ऑप्शन मिलता है। आप दशा पर क्लिक कीजिए तो ये दशाएं बताते हैं कि इस समय कौन सी दशाएं चल रही हैं। अगर आप किसी भी दशा पर क्लिक करेंगे, जैसे मान लीजिए मैं देखना चाहता हूँ कि करंट में मेरी कौन सी दशा चल रही है, तो मैं देखूंगा अभी चल रहा है 2025, तो मैं यहाँ पर देखूंगा 2025 कहाँ है। तो देखिए 2023 है, 2023 के बाद 2040 आ जाता है। तो जो 2040 है वो क्या है, 2025 के बाद आएगा, तो हम लोग 2040 पर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देखिए 2026 मुझे दिख रहा है और 2027 दिख रहा है, तो 2026 से पहले 2025 आएगा, 2026 से पहले 2025 आएगा। और वहाँ जो पहली जो, अगर हम वापस पर क्लिक जाएं तो यहाँ पर क्या हो रहा है 8/9/2023। ये जो डेट होती है ये दशा के खत्म होने की तारीख होती है। यहाँ पर जो डेट आपको लिखी हुई दिख रही है ये कोई भी दशा के खत्म होने की तारीख है। इसका मतलब जो शनि की दशा है वो 8 सितंबर, 9 का मतलब सितंबर 2023 में खत्म होगी। तो यहाँ से किसकी स्टार्ट होगी, बुध की स्टार्ट होगी। बुध के अंदर बुध दिखाई दे रहा है, बुध ऑब्लिक बुध। तो बुध की महादशा में बुध की अंतरदशा चल रही है। तो जो बुध की अंतरदशा है, जो बुध में बुध की अंतरदशा है वो कब तक चलेगी, 5/2/2026 तक। इसके बाद किसकी अंतरदशा स्टार्ट होगी, बुध की महादशा तो चली रही है, लेकिन फिर आप देखिए ऑब्लिक करके केतु आ गया। तो अब फरवरी 2026 के बाद किसकी स्टार्ट हो जाएगी, केतु की अंतरदशा स्टार्ट हो जाएगी। और वो कब तक चलेगी, 2/2/2027 तक। इस तरीके से आप दशाओं को देख सकते हैं कि आपकी करंट में कौन सी दशा अंतरदशा चल रही है। आप इस सॉफ्टवेयर को अपनी तरफ से एक्सप्लोर कीजिए। बाकी इस कोर्स में धीरे धीरे हम भाव, राशियां, ग्रहों को पढ़ेंगे, तब ये कुंडली आपको और अच्छे से समझ में आने लगेगी। तो अभी के लिए आप इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं। बाकी हम अलग अलग क्लासेस में इन चीज़ों को समझेंगे ही। अब अगर आपको इस क्लास में कोई भी डाउट आया है तो आप इस क्लास को कंप्लीट कीजिए और उस डाउट को लिख कर रखिए, जिससे आप बाद में उसको भूल ना जाए पूछना। आप उस डाउट को लिख कर रखिए और जब हमारा डाउट सेशन होता है तब आप वहां पर आकर उस डाउट को पूछ सकते हैं, उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में।